ये जोधपुर का, जहां पर जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में आग लग चुकी है। चलती ट्रेन के इंजन में अचानक ही बताया जा रहा आग लग गई। ट्रेन संख्या 22977 के इंजन में आग लगी है। आग का धुआं देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद कई यात्री ट्रेन से नीचे उतर आए। गोटन मेड़ता के बीच की घटना बताई जा रही। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलती ट्रेन के इंजन में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। रेलवे की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले ये बताइए अभी के हालात क्या हैं और आग किस वजह से लगी थी? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो ये गाड़ी जा रही थी, इस दौरान इंजन से अचानक धुआं उठा था। धुआं उठने के बाद एकदम से जो गाड़ी को रोका गया तो जो गाड़ी में सवार लोग थे उनमें हड़कंप मच गया। उनको ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी में आग लग गई हो। इसको लेकर जो है यात्री कुछ उतर गए थे। ये बताया जा रहा है ट्रेन संख्या 22977 के इंजन से ये धुआं उठा था और इस हादसे के बाद जो गाड़ी को रोका गया और जो तकनीकी खराबी थी उसको ठीक करने के बाद गाड़ी जो है रवाना की गई। बताया जा रहा है कि गोटन और मेड़ता के बीच में जो है ये घटना घटित हुई थी, जिसके बाद गाड़ी को पूरी तरह से चेक करके वहां से रवाना किया जाने की सूचना मिल रही है। जी, किसी तरीके के कोई नुकसान की जानकारी? देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पे हंगामा मचा था कि इस तरह की पोस्ट शेयर की जा रही थी कि रेल में आग लग गई है, उसको लेकर जो है एक पैनिक माहौल हो गया था। लेकिन जो वीडियो सामने आया और जिस तरह के मौके पर मौजूद लोगों के ने जानकारी दी है कि गाड़ी के इंजन से धुआं उठा था। धुआं उठने के बाद लोगों में भय व्याप्त हो गया था, जिसके चलते कुछ यात्री ट्रेन से उतर गए थे। लेकिन सभी सुरक्षित है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी, तो ट्रेन को रवाना कर दिया गया अपने गंतव्य स्थान के लिए? जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जानकारी पहुंचाने के लिए। नोएडा में यूआईटी द्वारा सड़क किनारे विद्युत पोलों पर लगाई गई हेरिटेज फैंसी लाइट चोरी हो चुकी हैं। 12 रोड पर स्थित कई विद्युत खंभों पर अज्ञात चोर विद्युत लाइट्स चुरा ले गए। यूआईटी के जेईएन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 12 रोड, हाथीखेड़ा और बोरखेड़ी इलाके में ये वारदात हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी आधी रात को गिरोह बनाकर आते हैं, विद्युत लाइट सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो जाते हैं। इस दौरान कोई विरोध करता है तो उनके साथ गंभीर मारपीट होती है। पहले भी चोर हत्या, जानलेवा हमला, मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसके कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। द्वारा लाखों की लाइटें लगाई गई थी, रोड लाइटें दोनों साइडों पे, जिनकी कीमत एक एक लाइट की सिर्फ 1-2 लाख करीब है। तो जो चोर है यहाँ आसपास के एरिया में, चोर काफ़ी सक्रिय हैं, गिरोह के रूप में आते हैं, इनको काट के ले जाते हैं। करौली के लोगों के लिए रोडवेज डिपो बनना किसी सपने से कम न था, लेकिन ये डिपो बनकर भी सफेद हाथी साबित बनकर रह गया। यहाँ डिपो जैसी कोई व्यवस्था नहीं, यात्रियों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है। रोडवेज डिपो की सौगात या मजाक? सुविधाएं मुहैया कराने के इरादे हुए खाक। यात्रियों ने बयां किए परेशानियों के जज्बात। लोगों को परिवहन सुविधाएं देने के उद्देश्य से करौली जिला मुख्यालय को तकरीबन 1.5 दशक पहले रोडवेज डिपो की सौगात तो मिली, लेकिन लंबा वक्त गुजरने के बाद भी डिपो सिर्फ कहने के लिए डिपो है। आज भी करौली डिपो का संचालन हिंडौन डिपो के अधीन है। ऐसे में जिला मुख्यालय से जिले के कई कस्बों, दूर दराज शहरों के लिए पर्याप्त यातायात साधनों का अभाव बना हुआ है। यहाँ पर बसों का अभाव है, बस नहीं मिलती टाइम पर, बस देरी से आती हैं। डिपो होता तो आम जनता को जाने में सुविधा होती और जनता जयपुर जाने में आसानी होती, लेकिन पता ही नहीं पड़ता बस कब आ रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है आने का और बसों का पता नहीं पड़ता कब आती है कब चली जाती है। ये तस्वीरें करौली के बस स्टैंड की, जहां यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है। कुछ अपने रूट की बसों का इंतजार करते हैं तो कुछ बस आ जाने पर उसमें घुसने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। रोडवेज डिपो या मजाक? सरकार ने 2010-2011 के बजट में करौली को रोडवेज डिपो की सौगात, जिले में परिवहन सुविधा बढ़ने और बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद जागी थी। जल्द ही स्थानीय बस स्टैंड परिसर में डिपो के लिए कार्य शुरू कर दिया गया। कार्यालय के भवन और वर्कशॉप का निर्माण भी करा दिया गया था। दिसंबर 2012 में तत्कालीन परिवहन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। मुख्य प्रबंधन सहित अन्य स्टाफ भी नियुक्त करा दिए गए।
लेकिन इस रोडवेज डिपो में कुछ काम बाकी रह गया, जिसके बाद से अब तक करौली डिपो का संचालन हिंडौन के अंदर ही हो रहा है। साथ ही ऐसे में डिपो से संबंधित सभी व्यवस्थाएं और कर्मचारी की ड्यूटी भी हिंडौन से ही लगाई जाती है। ऐसे में करौली के डिपो होने के बावजूद यहाँ सिर्फ मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ जैसे डिपो की अगर व्यवस्था हो जाए तो आगे हमारी जो सवारी धौलपुर के लिए आगे इटावा के लिए सवारी जाती हैं तो उनके लिए रास्ता सुलभ होगी। और हम तो डिपो के जो भी प्रबंधक हैं उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे धौलपुर रूट की जो बसें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों और समय पे सुचारू हों, जिससे यात्रियों को सुगम यात्रा। समस्या यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि खास बात यह कि इस अवधि में रह रहे जनप्रतिनिधियों ने कई बार करौली के रोडवेज डिपो के स्वतंत्र संचालन कराने का आश्वासन तो खूब दिया, लेकिन अब तक डिपो हिंडौन के ही अधीन संचालित हो रहा। रोडवेज सूत्र बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि करौली से रोडवेज निगम को राजस्व आय में कोई कमी हो। पहले रोडवेज के भरतपुर जोन में सर्वाधिक राजस्व आय प्राप्त करने पर करौली डिपो को 2 से 3 बार जोनल डिपो ऑफ द मंथ भी घोषित किया जा चुका और इसके तहत भरतपुर जोन में करौली डिपो सर्वाधिक आय में अव्वल भी आया था। बावजूद इसके डिपो का संचालन सुचारू नहीं किया जा सका। करौली में रोडवेज का डिपो जो है सन 2012 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से कर्मचारी अधिकारी भी हुआ करते थे। किन्हीं कारणों की वजह से जो है ये डिपो हिंडौन से ही ऑपरेट होने लगा, है ना। और चूँकि वर्कशॉप के लिए यहाँ पर जगह नहीं मिलने से ये डिपो पूर्णतः स्वतंत्र रूप से जो है संचालित नहीं हो पाया। करौली के पास कैला माता का प्रसिद्ध आस्था धाम होने से यहाँ नियमित रूप से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। धार्मिक लिहाज से करौली जिला देश प्रदेश में अलग महत्व रखता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु कैला माता के दर्शन के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। चैत्र लक्खी मेला और शारदीय नवरात्र मेले के दौरान भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। हाँ, लंबी दूरी की गाड़ियाँ बहुत कम हुई हैं और पहले जो है यहाँ से मथुरा, आगरा, अलीगढ़, है ना, इवन 2-3 गाड़ियाँ दिल्ली जाया करती थी, है ना। अब फिलहाल एक गाड़ी जो है सपोर्टर दिल्ली ही संचालित हो रही है ना। और कर्मचारियों का अभाव तो जो है चल ही रहा है। बसों की संख्या में ये 500 गाड़ियाँ मुख्यमंत्री महोदय के जो है दिए हैं और उनसे काफ़ी रोडवेज के लिए जो है मदद मिली है। कुछ गाड़ियाँ अनुबंधित भी लगी हुई हैं, उनसे भी रोडवेज को काफ़ी जो है यात्रियों को इसका लाभ मिल रहा है। कई वादों और आश्वासन के बाद भी सुविधाएं धरातल पर उतर नहीं पाई। अब देखना ये होगा कि कब तक ये डिपो अपना पूर्ण स्वरूप लेता है और यात्रियों और श्रद्धालुओं की रोजाना की जद्दोजहद खत्म होती है। रोडवेज डिपो में वर्कशॉप और अन्य सुविधाओं के अभाव के चलते रोडवेज डिपो का संचालन हिंडौन सिटी से हो रहा है। अब देखना यह है कब तक सरकार इस रोडवेज डिपो की मांग को पूरा करती है और आमजन को सुविधाएं उपलब्ध कराने में पहल करती है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। उदयपुर का रुख करेंगे। बड़गांव थाना पुलिस ने फर्जी भूस्वामी बनकर करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन बेचने के मामले में डमी खातेदार महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 22 अप्रैल को पीड़ित ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी खातेदारी की 10 बीघा जमीन रकमपुरा बेडवास में स्थित है, जिसकी किसी महिला ने खुद को खातेदार बताकर रजिस्ट्री करा ली है। मामले में पुलिस ने मूल खातेदार बदामी बाई की जगह डमी खातेदार बनने वाली महिला सूरजबाई, शंकरलाल, कमलेश दास, रमेश गिरी को गिरफ्तार किया। मामले में मुख्य षड्यंत्रकर्ता फतेहलाल समेत कल्याण सिंह, गजेंद्र के साथ कई लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तलाश कर रही है। बीते दिन पाकिस्तान से 2 दुल्हन राजस्थान के जैसलमेर आई थीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों को वापस भेजने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने दोनों को लेकर एक नया रुख अपना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश मिलने तक दोनों को भारत में रहने की परमिशन दे दी गई, अनुमति मिल चुकी है। दरअसल देवीकोट निवासी 2 चचेरे भाइयों की पाकिस्तानी पत्नियों को वापस भेजे जाने के मामले में राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने तक दोनों दुल्हनों को अपने ससुराल में रहने की अनुमति मिल चुकी है और इससे उन्हें फिलहाल राहत मिल चुकी है। उधर जयपुर के चांदपोल बाजार में शराब की दुकान को लेकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल महिलाएं गोविंद राव जी के रास्ते में शराब की दुकानें खोलने का विरोध कर रही थीं। महिलाओं का आरोप है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहां लगता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। परकोटे में चांदपोल बाजार स्थित गोविंद राव जी के रास्ते में कॉर्नर पर खुली शराब की दुकानों को नियमों के खिलाफ बताकर स्थानीय लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में भारी संख्या में महिलाओं ने विरोध जताया, नारेबाजी की। महिलाओं की मांग है कि गोविंद राव जी के रास्ते में आने वाली शराब की दुकान को बंद किया जाए। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते उनका जीना मुश्किल हो गया है। दुकान घर पे शराब पी के वहाँ जाके पड़ जाते हैं, सो जाते हैं और बोतलें पटकते हैं, फिर ऊपर किवाड़ों की धक्की देते हैं। हमें एक ही चीज चाहिए, यहाँ से दारू की दुकान हट। बस मेहमानों ने आना बंद कर दिया, लोग घर बेच बेच के चले गए। ऐसे बोलते हैं यहाँ कौन रहेगा जब कुछ सुरक्षित नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान बंद करने की मांग को लेकर आबकारी आयुक्त, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा सीएम से भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि विभाग ने जिस जगह पर दुकान आवंटित की है वहां से 120 मीटर की दूरी पर मंदिर है, जबकि मंदिर से 200 मीटर के दायरे में दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस दुकान से देर रात तक अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। शराब पीने के बाद लोग गाली गलौज करते हैं। शाम के समय निकलना यहाँ से बंद हो गया। आते हैं गंदी गंदी हरकतें करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत इशारे करते हैं। बहरहाल विरोध प्रदर्शन के बीच स्थानीय लोगों ने दुकान बंद करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या जनप्रतिनिधि, क्या सरकार, क्या आबकारी विभाग इस आवाज को सुनेगा? क्या वो दुकान को बंद करने में इस स्थानीय लोगों का सहयोग करेगा? कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राजधानी के एसएमएस स्टेडियम के अगले कुछ सालों में सूरत बदलने वाली है। स्टेडियम को अगले 4 साल में नया रूप देने की तैयारी प्रदेश के खेल एवं युवा मामलों के विभाग ने कर ली है। विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दावा किया कि अगले 4 साल में स्टेडियम को रिफर्बिश कर दिया जाएगा। हमारी योजना है कि हम स्टेडियम की फिलहाल 18,000 की दर्शक कैपेसिटी को बढ़ाकर अगले 4 साल में 40 से 50,000 करेंगे। वहीं मंत्री ने यह भी दावा किया है कि अगले आईपीएल यानी कि 1 साल में पिच और ग्राउंड को रिले किया जाएगा और लाइटिंग की व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा। अभी इस बार हमने जो पवेलियन है उसको तकरीबन 12.5 करोड़ की लागत से उसको सुधार करा है। 1000 लोगों के ऊपर बैठने की एक कैपेसिटी बनी है, तो शानदार एक पवेलियन बन गया है। हमारा इरादा ये है कि इसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है एसएमएस स्टेडियम की वो तकरीबन 18,000 है और इन सब टेम्परेरी सीटिंग से तकरीबन 25,000 तक जाता है। तो हर साल हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि गेम भी ना रुके और जो दर्शक हैं उनके लिए एक सुविधा भी तैयार हो जाए। उधर भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में युवतियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से गंभीर है। युवतियों से छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड भी सक्रिय है। पुलिस को शास्त्री पार्क में एक युवक द्वारा युवती के साथ अभद्र व्यवहार करने और छेड़छाड़ करने की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। एंटी रोमियो स्क्वाड कालिका पेट्रोलिंग यूनिट टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को मथुरा गेट थाना पुलिस को दे दिया गया है। उधर भरतपुर जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में कराए गए कार्यों में लापरवाही का खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को ना तो पानी मिला, उल्टा इस प्रोजेक्ट के लिए सड़कें खोद देने के लोगों को दोहरी मुश्किलों का अब सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन डालने के बाद ठेकेदारों द्वारा सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया और उसके अलावा अभी तक घरों में एक भी बूंद पानी नहीं पहुंचा। टंकियां बना दी गई लेकिन उन्हें चालू नहीं किया गया।
कई गांव में तो हालात ऐसे हैं कि पाइपलाइनें भी क्षतिग्रस्त होने लगी हैं, लेकिन ठेकेदार ने अभी तक काम पूरा नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब ऐसे में टूटी हुई सड़कों से लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा बयाना उपखंड में लोगों को दिक्कत है। हमारे गांव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। ये जल मिशन वालों ठेकेदार का या ने सब जगह लाइन खोद के पटक दी है, गड्ढा कर दिए और न साधन निकले न कछु। और पुरानी लाइन फाइनल ने बिछा गो, बेऊ लाइन बस्टे, सब पानी निकल रहा है इधर उधर से। समस्या पानी आता नहीं है, सड़क टूटी हुई है, जो खोद के डाल गए, छोटी पोली लगाई नहीं, पीतल की कछु लगा गए, चार पूरी समस्या है और कोई ध्यान नहीं है, सारण हो गई। दौसा जिले के सबसे बड़े रामकरण जोशी जिला अस्पताल की कुपोषित वार्ड की स्थिति बदहाल है। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही और उपेक्षा के चलते सरकारी योजनाओं का फायदा मरीजों को नहीं मिल पा रहा। आलम तो यह है कि गर्मी के मौसम में कुपोषित वार्ड में ना तो एसी की व्यवस्था है, ना ही कूलर की। रिपोर्ट देखिए आप। ये है दौसा जिले का सबसे बड़ा रामकरण जोशी जिला अस्पताल, जिसके कुपोषित वार्ड की हालत देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बच्चे बिना एसी और कूलर के कैसे रहते होंगे। आरोप है कि अस्पताल के पीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सक वातानुकूलित कमरों में बैठकर काम करते हैं, जबकि कुपोषित बच्चे पसीने में गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से परिजन इतने परेशान हैं कि अस्पताल छोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ न तो ऐसी चल रही है सर, नहीं यहाँ कोई ढंग से हमारे को संतुष्टि मिल रही सर। गर्मियों के बीच में हमारी बच्चियाँ रो रही है, रह नहीं पा रही सर। हम और छुट्टी लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टर को बोल दिया सर हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो डॉक्टर की हम क्या कर सकते हैं। गर्मी में देखो आप किसी हिसाब से कर लो। तो आप जा क्यों रहे हो सर? यहाँ गर्मी में बच्चों को मारेंगे सर। एमएनटीसी वार्ड की प्रभारी डॉक्टर ममता मीणा की माने तो यहाँ भर्ती होने वाले बच्चों को कम से कम 10 दिन तक निगरानी में रखना होता है, लेकिन गर्मी के चलते उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आरोप है कि वो 3 बार लिखित में एसी की डिमांड कर चुकी हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। एमएनटीसी जो है वो कुपोषित बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको करीब 10 दिन हमें रखना होता है। इनिशियल फेज में उनको स्टेबलाइज किया जाता है। आफ्टर दैट उनका वेट गेन करके, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करके फिर हम उनको डिस्चार्ज कर पाते हैं। बट यहाँ की जो ये सिंगल यूनिट है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ है छत के ऊपर, और यहाँ पे एसी जो है जनवरी के महीने में चोरी हो गया। तो उनकी एक्सटर्नल यूनिट जिसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई थी उसका निपटारा भी हो गया है। बट उसके बाद हम 3 बार लिखित में दे चुके हैं कि यहाँ पे एसी की व्यवस्था की जरूरत है। बट 3 बार लिखने के बावजूद अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है पीएमओ की तरफ से। आरोप है कि अस्पताल में न बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, न हवा का इंतजाम। आलम यह है कि परेशान परिजन अपनी मर्जी से बच्चों को डिस्चार्ज करा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से हीट वेव को लेकर अस्पतालों में विशेष प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण टीमें भी दौरा कर चुकी हैं, लेकिन दौसा जिला अस्पताल के हालात जस के तस बने हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी या फिर धरातल पर भी उतरेंगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।